वेलकम बैक इन माय क्लास। जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो क्लास का पहला दिन होगा और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे जीएस पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट। पहले भी मैं सजेस्ट कर चुका हूं कई बार आप लोगों को कि आप यदि मुख्य परीक्षा के लिए श्योर हैं तो आपको तो अब तक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और यदि आप श्योर नहीं हैं फिर भी ये टाइम मुख्य परीक्षा के लिए ही है, मेन एग्जाम के लिए ही अभी ये आपका टाइम है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। पॉइंट पे आते हैं। जो डिस्कस का पहला टॉपिक है आज का हमारा कि मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें हम, और उसको किस तरह से हम राइट करने का, लिखने का, राइटिंग का उसका प्रैक्टिस करें, वो हम आज डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। और माफी चाहेंगे लेट से स्टार्ट किया मैंने बीपीएससी मेन, बिकॉज मैं अपने गांव में था, अभी जस्ट आज से स्टार्ट कर रहा हूं क्लास आपकी। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज सीधे हम मुद्दे की बात करेंगे, मतलब पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको किस तरह से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, गुड इवनिंग। 6 से अधिक लोग हैं क्लास में अभी, और बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। मैं मैसेज कर देता हूं ग्रुप में अपने, जो ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो कम से कम रेगुलर रहें ताकि हम आपको कंटिन्यूटी आपकी बनाए रखें आज से। और देखिए, पेपर 1 को आज शुरू कर लेते हैं हम लोग। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि जो भी मैं एक्सप्लेन करूं और जो होमवर्क आपको दूं वो आप सही से सॉल्व करके मुझे दिखा पाओ। नंबर मैंने दे रखा है आप सबों को जो ग्रुप में जुड़े हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप का नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा, स्कैन करके अब आंसर आप भेजेंगे, आपको प्रॉपर चेक करके मैं क्लास में ही आपके आंसर्स को डिस्कस कर लिया करूंगा। ठीक है, शेयर कर लेते हैं आपके साथ बोर्ड। जीएस पेपर 1 का सिलेबस यदि आप देख चुके हैं तो आप काफी एक्टिव स्टूडेंट हैं। यदि आपने नहीं देखा है सिलेबस तो मैं आपको सिलेबस पहले एक्सप्लेन कर दूं कि पेपर 1 का आपका सिलेबस है क्या। जो पेपर 1 का सिलेबस है उसमें भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति सेक्शन 1 है। ठीक है, बीपीएससी आप सबके पास होगा ही कोई ना कोई बुक मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट में कई सारी किताबें उपलब्ध है और कोई एक बुक को फोकस कीजिए। किताब अधिक होने से कुछ नहीं होता। किसी महान पुरुष ने कहा है, सिविल सर्विस को तैयार करने वाले, सिविल सर्वेंट्स को तैयार करने वालों ने, कि 14 किताब नहीं पढ़ना है, एक किताब को 14 बार पढ़ना है। सेंस ये है कहने का कि जो टॉपिक हो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपके माइंड में वो पूरा का पूरा प्रारूप बन जाए जिसको आप आंसर शीट पे एक्सप्लेन कर पाए। देखिए, पेपर 1 का 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 में है भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर सेक्शन 1 है। आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति। और पेपर 1, जीएस पेपर 1 का जो सेकंड सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, आप उस सेक्शन को जानते हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के रूप में, और डाटा इंटरप्रिटेशन के रूप में। यानी कि जो 9 10th में आपने सांख्यिकी पढ़ रखा है, ठीक है, वही सांख्यिकी एक बार फिर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसके दोनों पक्ष हैं। कुछ बच्चों के लिए सांख्यिकी वाला सेक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इजी और मार्क्स को गेन करने वाला सेक्शन होता है, और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे हमारे ग्रुप में, कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जिसके लिए ये सिरदर्द भी हो सकता है। हम दोनों को मदद करेंगे आपको। ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण और डाटा इंटरप्रिटेशन दोनों सेक्शन है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जिसमें आपको कोई डायग्राम दे देगा, आरेख मतलब डायग्राम, कोई डायग्राम दे देगा या फिर कोई एक डाटा चित्र के माध्यम से दे देगा, और उसके बेसिस पे जो आंकड़े, जो भी आंकड़े दिए गए होंगे उस आंकड़े को आपको इंटरप्रेट करना होगा, या डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये सेक्शन 2 है।
सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों सेक्शन मिला के जीएस पेपर 1 कंप्लीट होता है। अब हम में से जो भाई बहन ने सेक्शन पे 1 मॉडर्न हिस्ट्री देखा होगा, मैं आपको ऐसा नहीं करने वाला हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको चैप्टर शुरू करूंगा पढ़ाने, ऐसा कुछ नहीं है मेरा इरादा। मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर काम है। मैं आपके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा रोज। जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति में पहला स्टेप जो होगा हमारा, स्टेप 1 क्या होगा, आज चूंकि पहला दिन है क्लास का, मैंने हेडिंग ही दिया है डे 1, तो मेरा क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपसे शेयर कर लूं। मेरी पहली स्ट्रेटजी है आपके साथ कि जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यही आपकी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं पूछे गए, गत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं मॉडर्न हिस्ट्री से और इंडियन कल्चर से, उन सारे प्रश्नों को आपके समक्ष रखना और उसके उत्तर के प्रारूप का विश्लेषण करना। मतलब यह है कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा जो दूसरा, ये स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1, और सेकेंड स्टेप जो है हमारा स्टेप 2, इसमें हम जो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावित प्रश्न जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तरीका वही होगा, आपके समक्ष एक प्रश्न रखेंगे और उस प्रश्न का एक फॉर्मेट तैयार करके आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट ईयर क्वेश्चन विद मोस्ट प्रोबेबल या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सांख्यिकी के साथ क्या करेंगे, सांख्यिकी में जितने भी चैप्टर हैं, मेन चैप्टर, जो भी चैप्टर सांख्यिकी के हैं, उन चैप्टर का 1 बाय 1 करके हम आपको सिखा देंगे सॉल्व करने के लिए। और इसमें सिर्फ एक ही चीज है, क्या, लास्ट ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे, वही संभावित प्रश्न में भी शामिल हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करा देंगे विद चैप्टर, एंड इसमें हम लास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी जीएस पेपर 1 की, जो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जीएस पेपर 1 की 7 डेज इन वीक क्लास होगी आपकी, और 3 दिन जो क्लास होगी वो आपकी जीएस पेपर 1 की होगी और 3 दिन क्लास जीएस पेपर 2 की होगी। आज स्टार्ट कर लेते हैं जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1। ठीक है, या ऐसा करेंगे, 3 दिन सेक्शन 1 चला है तो 3 दिन सेक्शन 2 चला के पहले जीएस पेपर 1 ही आपके साथ कंप्लीट कर लेंगे, देन हम जीएस पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। और जिनका ऑप्शनल है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ सेट किया, अरेंज किया, और उसके बाद हमने सोचा कि आज स्टार्ट ही कर देते हैं सीधे क्लास। चलिए, पहला सेक्शन हमने आपसे क्या कहा, जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 हम देख रहे थे। और सेक्शन 1 में हमने कहा कि इसके भी 2 खंड हैं। सेक्शन 1 का जो भाग 1 है, इसके 2 खंड हैं। कौन सा 2 खंड है? एक है मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति, सॉरी एक मिसिंग था, उसको भी यहां क्लियर कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र। एक सेक्शन छूट रहा था हमारा कि जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, अभी जैसे एक टॉपिक तो है ही आपका जीता जागता टॉपिक, किसान आंदोलन। ये जबरदस्त टॉपिक है, बर्निंग इश्यू है। ठीक है, इसको लेकर के तरह तरह के चल रहे हैं मार्केट में, चर्चा का विषय है किसान आंदोलन। रेड फोर्ट पे जो रिलीजियस फ्लैग को जो भी किया गया लीगल इलीगल, उन सबों को लेकर के आपको अपनी एक ओपिनियन बनानी होगी। और जो वो बिल है जिसको लेके ये सारा कुछ मचा है हंगामा, उस बिल को फिर खालिस्तानी जो मूवमेंट है, खालिस्तान को लेकर के जो मूवमेंट है, वो उसको भी लेकर के आपको थोड़ा क्लियर होना होगा कि खालिस्तान मूवमेंट क्या है। इधर से होगा, छोटी मात्रा होगी, तो खालिस्तान मूवमेंट भी एक तरीके से करंट इश्यूज में काउंट हो जाएगा। ये सब नेशनल करंट इश्यूज में आ जाएगा कि क्या था आखिर, मुद्दा क्या था, ये खालिस्तानी मुद्दा क्या था, क्योंकि वो भी किसान आंदोलन के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। तीसरा जो इशू बनेगा यहाँ पे, थर्ड इश्यूज जो होंगे, कुछ अभी बिहार में रिसेंटली किसान के लिए, रिसेंटली 1-2 दिन की न्यूज है, बिहार सरकार ने किसानों का जो केसीसी वाला किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन था, अभी हाल फिलहाल में घोषित किया है 90% माफ करेगी। तो किसान अभी आपका बर्निंग इशू है। तो एक जीएस पेपर 1 का हिस्सा था मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इंडियन कल्चर, और दूसरा इसी के साथ मैं जोड़ लेना चाहूंगा, वो छूट रहा था, अभी अचानक याद आ गया, देख करके बुक सामने थी तो याद आ गया कि करंट अफेयर्स भी आपको देखना है। क्या? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको देखना है। ठीक है, इसी में आता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर है उसमें बीपीएससी ने जो मेंशन किया सिलेबस में, वो 4 टॉपिक को मेंशन किया है। ये 4 गिवन टॉपिक हैं और कुछ अभी मैं आपको हिडन टॉपिक बताता हूं। 4 गिवन टॉपिक क्या है? पहला मेंशन किया है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति लिखा है। और इसमें कला और संस्कृति जो टॉपिक उसने लिखा है, उसमें बिहार वाला जो सेक्शन है कला और संस्कृति का, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन है उन्होंने मेंशन किया है जनजातीय विद्रोह को मेंशन किया है। जनजातीय विद्रोह वाला सेक्शन मेंशन किया है। पहले जो गिवन टॉपिक है वो फिनिश करेंगे। तीसरा सेक्शन उन्होंने दिया है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। हमेशा माइंड में एक बात लेके चलेंगे कि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो हर एक टॉपिक को बिहार की नजर से देखेंगे। और आप में से कोई यदि इतिहास के छात्र हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं, तो उनको एक सजेस्ट करूं, के दत्ता एक राइटर हैं। के दत्ता एक राइटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं। उनकी बुक आप पढ़ सकते हैं, बिहार का इतिहास। एक स्लोगन है, मतलब एक नरेटिव्स है। लोग कहते हैं कि यदि आपको बिहार का इतिहास जानना है तो के दत्ता को पढ़िए। तो जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हम में से जो भाई बहन चाहते हैं कि बिहार के इतिहास का थोड़ा गहरा ज्ञान हो उनको, तो वो बिहार का इतिहास एक बुक आती है, साहित्य अकादमी या शायद कोई पब्लिकेशन की आती है। के दत्ता ऑथर का नाम है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, के दत्ता हिस्ट्री ऑफ बिहार। ये जो बुक है मेरे अंदाज से तो हिंदी में ही होगा, तो इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनको ये बहुत ही बेहतर बुक मिलेगी। इंग्लिश वाले को समझना पड़ेगा, पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा माइंड में। तो के दत्ता की बुक है बिहार का इतिहास। उसको यदि पढ़ेंगे तो आपका जनजातीय विद्रोह बिहार के संदर्भ में, स्वतंत्रता संग्राम जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं बिहार के संदर्भ में और क्रिस्टल क्लियर होंगे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे थे तो मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप के दत्ता पढ़ो, चर्चा ही नहीं किया। वहां हमने आपको कहा कि इम्तियाज अहमद इज इनफ। अब मैं ही आपसे कह रहा हूं कि आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो तो आप जरूर गूगल कर लो। आपके हाथ में मोबाइल है, कई लोगों के पास लैपटॉप मोबाइल दोनों होता है, तो जल्दी से आप गूगल करके देख भी सकते हो के दत्ता बिहार का इतिहास है। ठीक है, तो आप उस बुक को परचेज करो। और इतनी पतली सी बुक है, मोटी नहीं, पतली सी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है, तो उसको एक बार रीड कर जाओ। खास करके जिसमें जनजातीय विद्रोह वाला चैप्टर देख जाओ आप, ट्राइबल मूवमेंट जो ट्राइबल रिवोल्ट वाला चैप्टर देख जाओ, फिर मेन पॉइंट्स जो है फ्रीडम स्ट्रगल के, आप चाहो तो पूरी बुक पढ़ जाओ। एक बार रीड कर जाओगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो ग्रुप में वो डालो। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में, कृपया करके उसमें आंदोलन मत डालिएगा। आप सीधे अपने पॉइंट डालिए, इश्यूज डालिए, ताकि उस पर दूसरे लोग ओपिनियन दे पाए। क्वेश्चन डालिए, अपने आंसर्स डालिए। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यदि उसने आंसर्स बनाया है, नोट्स बनाया है, कोई और देख लेगा तो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर हो जाएगा। ऐसी मानसिकता से ऊपर उठो। आप ब्यूरोक्रेट्स हो फ्यूचर के। आप ये मत सोचो कि आपने कोई नोट्स बना लिया तो वही नोट्स कोई शेयर करेंगे तो चीटिंग हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होता। आपका नोट्स आप ही एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हाँ, दूसरा कोई उससे आइडिया ले सकता है, वो भी अमल करेगा। तो नोट्स को देखना, मटेरियल को देखना, यूट्यूब के वीडियोस को देखने से कंपटीशन नहीं निकलता, उस पर अमल करना पड़ता है और उसको कॉपी पेन के साथ नोट डाउन करके उस पर काम करना पड़ता है, तब आप रैंक 1 आते हैं। चलिए, के दत्ता का बिहार का इतिहास से आपका ये चारों सेक्शन कवर हो सकता है। क्या? कला और संस्कृति वाला सेक्शन भी बहुत हद तक कवर हो जाएगा बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न जो आएंगे वो ये भारतीय इतिहास से नहीं आएंगे, आपको कम आएंगे, कम आएंगे। लिखा हुआ जरूर भारत का आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन उल्टेंगे तब आपको ज्ञान होगा, कैबल्य की प्राप्ति होगी, निर्वाण मिलेगा आपको कि भाई मेरे जितने भी प्रश्न आते हैं ज्यादातर बिहार केंद्रित क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। तो बिहार केंद्रित प्रश्न को देखने के लिए आपको एक सोर्स दे दिया के दत्ता। अब मैं क्या करने वाला, मैं के दत्ता नहीं पढ़ा रहा, मैं तो क्वेश्चन दूंगा, उसके फॉर्मेट डिस्कस करूंगा आपसे। दूसरा पॉइंट जनजातीय विद्रोह है, तीसरा स्वतंत्रता संग्राम का मेन पॉइंट है, और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो है शिक्षा एवं अन्य बिंदु। यानी शिक्षा से जुड़ी हुई जो कुछ इश्यूज हैं, कुछ टॉपिक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बीपीएससी वो भी आपसे चाहती है कि आप समझें। ये 4 टॉपिक तो ये हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन कल्चर ये हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों तीनों हो गए। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उसका भी एनालिटिकल अप्रोच आपका होना चाहिए, विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। जैसे किसान आंदोलन राष्ट्रीय घटना है, और अमेरिका जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का घर कहा जाता है,
आधुनिक लोकतंत्र का जनक है अमेरिका। वहां पे रिसेंटली जो ट्रंप के द्वारा किया गया वो इंटरनेशनल एक इशू है, उसको भी देखना है। कोविड को लेके जो वैक्सीन इंडिया ने बनाया और कोविड वैक्सीन को लेके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो बेहतरीन एक अप्रोच बना है, जो इंडिया को जो इंपॉर्टेंस मिला है, वो भी इश्यूज में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं। कुमार गौरव सर लिख रहे हैं कि सर मैंने पीटी के लिए आपकी सारी क्लासेस की थी और मेरा स्कोर 106 है। भैया थैंक यू, आपको आपने ये लिखा, ये मेरे लिए फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको थैंक यू, आप सबों का अपना मेहनत है, जिसको भी 106 110 आ रहा है। मैं तो बस एक कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से जहां तक हो सके हम हेल्प कर पाए। मैंने पहले ही कहा था बीपीएससी को डेडिकेटेड चैनल है ये, और इसके बाद जस्ट एक और क्लास स्टार्ट होगी इस पे। आप में से जो भाई बहन नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं, या आपके जो नोन पर्सन हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उसके लिए क्लास कल या परसों से स्टार्ट होगी। दिन में मॉर्निंग में क्लास होगी, वो 9 से 11 के बीच में। नेट जेआरएफ का पेपर 1 स्टार्ट करने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को नेट जेआरएफ पेपर 1 ही प्रॉब्लम करता है। कई मेरे मित्र हैं, कई मेरे अपने हैं जिनको पेपर 1 की जरूरत है हमसे। तो नेट जेआरएफ का जो पेपर 1 का जितना चैप्टर है और जितने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मॉर्निंग में जो क्लास होगी 9 से 10 के बीच स्टार्ट होगी कल या परसों से। और वो क्लास जो है बहुत ही बेनिफिशियल होगी, आपका जेआरएफ निकल जाएगा यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो। मैं 8 बार नेट निकाल चुका हूँ, एक बार जेआरएफ भी हो गया था। पहले जेआरएफ हुआ था, उसके बाद से सिर्फ एग्जाम देके आ जाता हूँ, ऐसे ही देखने के लिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है। नेट खेल खेल में हो जाता है ज्योग्राफी से। तो जो ज्योग्राफी वाले हैं उनका तो पेपर 2 भी हम करा देंगे, लेकिन उसका फी लेंगे भाई पेपर 2 का। और पेपर 1 निःशुल्क सेवा है मेरे तरफ से आपको, ठीक है। पेपर 1 निःशुल्क सेवा है, और नेट पेपर 2 की क्लास जूम पे होगी, पेपर 1 की क्लास यूट्यूब पे होगी। आइए हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अलावा जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दोनों से हम आपको क्वेश्चन लिखाने वाले हैं। अभी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू कुमार गौरव जी। 20-15 कोई भी ऑनलाइन हो, वो मैं नहीं उतना माइंड नहीं करता। एक भी भाई बंद देख रहा है तो मेरा सार्थक है। मेरे चैनल का पर्पस थोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कमेंट्स आपके बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, बहुत मेरे लिए ऐसा है कि मोटिवेट करता है मुझे आपका कोई भी कमेंट और आपके द्वारा किया गया मैसेज। चलिए, हम आपको अब क्वेश्चंस का लिस्ट दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लिस्ट जो है लास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे है, जो हम आपको आगे इसका फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो ये क्वेश्चन लिस्ट है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, वो आपको मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, और एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, सौरभ भी आ गया। सौरभ नमस्ते, आइए। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल बीपीएससी पूछती है, मतलब उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। कौन कौन सा क्वेश्चन फिक्स होता है? एक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है मौर्य कला। मेरे अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मौर्य कला। मौर्य डायनेस्टी का जो आर्ट एंड कल्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको टॉपिक वाइज लिख रहे हैं कि मौर्य कला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मौर्य का सेंटर ही था बिहार, ठीक है। तो इस पे आपको एक नोट्स हम कल प्रिपेयर करके कल डिस्कस करने वाले हैं मौर्य कला को, कि क्या थी मौर्य कला और क्वेश्चन किस तरह के आएंगे मौर्य कला पे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, या फिर बिहार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछेगा। व्हाट्सएप बहुत जरूरी है। और मौर्यन आर्ट्स जो है, आर्ट और आर्किटेक्चर, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 होता है ना, टॉप 10। तो आर्ट इन संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, इंडियन कल्चर वाला सेक्शंस का टॉप 10 क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको इन टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब मैं जब फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा तो उससे मैच करके देखना है आपको कि आपके आंसर में और मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मेट में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। और यही कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं और बात कर लूंगा। तो मौर्य कला नंबर 1 पे है। मौर्य कला के बाद दूसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाल कला। देखिए, पाल वंश जिसका राजधानी मुंगेर थी, जिसकी राजधानी, पाल वंश के काल में भी कला का काफी विकास हुआ। तो मौर्य कला के बाद पाल कला सबसे इंपॉर्टेंट है, और पाल कला के बाद
गुप्त काल का जो स्वर्ण युग था वो भी कला की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था, और कला के अलावा वो अब बहुत दृष्टि से उसको स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त काल स्वर्ण काल। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, गुप्त काल स्वर्ण काल वाला जो टॉपिक है। सिर्फ मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं। मौर्य कला, क्वेश्चन क्या कहा आएगा कल डिस्कस करेंगे। पाल कला, गुप्त काल, स्वर्ण काल, ठीक है। इसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, पटना कलम। चित्रकला है, चित्रकला की एक शैली है पटना कलम, चित्रकला शैली जो है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आयुष जी कहते हैं बट सर लास्ट ईयर पाल कला आ गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हो सकता है, इसलिए ऐसा मत सोचिए। हमें क्या करना है, सबको पढ़ना है। हम 10 ले रहे हैं क्वेश्चन, इंडियन कल्चर में हम आपको 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, टॉप 10। तो ये टॉप 10 का लिस्ट आपके सामने है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अपने स्तर पे भी आप उसका आंसर लिखने का अभ्यास जारी कर दीजिए, और कहीं यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना उसको लिखने में, तो वो मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो। नहीं होती है तो आप कंपेयर जरूर करना कि आपने क्या नोट्स बनाया और मैं क्या आपको बता रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण पेज होगा। टीचर का रोल वहीं देखा जाएगा। आपको अपने स्तर पे तो काम करना ही होगा, गूगल से करिए या फिर आपके पास जो उपलब्ध बुक है उससे कीजिए। मौर्य कला पे आपको हर एक पे 500-500 शब्द में एक नोट्स प्रिपेयर करना है। मौर्य कला पे एक नोट्स होगा, पाल कला पे भी एक नोट्स होगा, ऐसे नोट्स बना करके फाइलिंग कर दीजिए। और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो पता चलेगा कि वो जो नोट्स है उसमें क्या आपको इंप्रूव करना है, और याद भी हो जाएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है कि जब हम कोई टॉपिक आपके साथ पूरा डिस्कस कर लेंगे तो वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पटना कलम चित्रकला के बाद मधुबनी। मधुबनी जो पेंटिंग है, मधुबनी जो चित्रकला है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी चर्चा में रहा है। जापान में इसको काफी इंपॉर्टेंस दिया गया, ट्रेन पे इसको डिजाइन किया गया, कई स्टेशन पे इसको ड्राइंग इसकी बनाई गई है। तो मधुबनी चित्रकला जो है, चित्र शैली जो है, चित्रकला शैली जो है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मधुबनी चित्रकला के अलावा पटना चित्रकला हो गया, मधुबनी हो गया, मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है मुगल काल में जो कला का विकास हुआ, या फिर कला धर्म से कैसे जुड़ी थी, कला और धर्म के बीच का संबंध। ठीक है, कला और धर्म। जैसे एक क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था 64वीं बीपीएससी में, 64th बीपीएससी के एक क्वेश्चन की चर्चा आपसे करता हूं। 64 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, मौर्य कला आ गया और बौद्ध धर्म आ गया, उनके बीच का क्या रिलेशन था, संबंध क्या था, उस पर प्रकाश डालने के लिए पूछ दिया। तो कला और धर्म के संबंध को अलग अलग नजरिए से आपको देखना है कि जैन धर्म और भारतीय कला, या मौर्य कला हो गया, जैन धर्म के साथ मौर्य कला, बौद्ध धर्म के साथ मौर्य कला, कला और धर्म में जो रिश्ता है। जैसे आप कई सारे मंदिर के बारे में पढ़ रहे हो, आप एक वो मंदिर पढ़ते हो ना, कौन सा मंदिर है, एक तो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश का, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक मंदिर है, चंदेलों ने जो बनवाया था, वो भी कला का नमूना है। या फिर आपका जो एलोरा की गुफाएं हैं, या अजंता की गुफाएं हैं, या बराबर की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में कई तरह की कला, चित्रकला के अलावा भवन निर्माण कला भी देखने को मिलता है। कला के कई रूप हैं, चित्रकला है, संगीत कला है, भवन निर्माण कला है। तो कला के विविध रूपों का धर्म के साथ क्या संबंध रहा है, इस पर आधारित क्वेश्चन 64th बीपीएससी में पूछा जा रहा है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पटना कलम 63वीं में कई बार पूछ चुका है, 63वीं में भी पूछ चुका है, और पटना कलम 45वीं, 48वीं, 52वीं में भी पूछा है, और पटना कलम 56वीं, 59वीं में भी पूछा है। तो पटना कलम कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकला है, कला और धर्म के बीच संबंध है, और गुप्त काल स्वर्णकाल पूछा नहीं है, पूछ सकता है आपसे। जी आयुष जी कह रहे हैं खजुराहो, वो उस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 6 क्वेश्चंस तो ये हो गए। मौर्य कला, एक क्वेश्चन और आ सकता है 7वें नंबर पे, मुगल कालीन या मुगल कालीन चित्रकला। मुगल काल में जो है चित्रकला को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, तो मुगल कालीन चित्रकला पे भी क्वेश्चन
क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात करता है तो भारतीय संस्कृति में मुगल कालीन चित्रकला भी काफी चर्चा का विषय हो सकता है। इसके अलावा आठवां जो है वो है बौद्ध संबंध से जुड़ा हुआ जो आर्किटेक्चर है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का बिहार के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चित्रकला है, ठीक है, वो उस पर भी फोकस करने से स्तूपा है, चैत्य है, और इसके अलावा स्तूप और चैत्य तो है, उसकी जो स्ट्रक्चर है और बनावट है उस पे आपको एक नोट्स प्रिपेयर करके रखना है, और जो गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित आपको देखने को मिलता है उसको भी प्रिपेयर करना है। तो मैं पढ़ाने वाला यही हूं। कल की क्लास जो होगी उसमें मैं आप पे चर्चा करूंगा मौर्य कला और पाल कला, इसके जितने भी क्वेश्चन, और एक और कोशिश करेंगे कि हम पटना कलम को भी देख लें। तो इन तीनों को हम इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे आपको विद डायग्राम, और इस पे कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों की चर्चा हम आपके साथ कल की क्लास में कर लेंगे। तो नोट्स बनाते जाइएगा, मैं कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय का बहुत अभाव है, मैं अपने काम में भी बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करूंगा आपको इस पे, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको मौर्य कला देख लिया आपने, पाल कला, गुप्त कला, पटना चित्रकला, पटना कलम चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, कला और धर्म, मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है। बस इतना काफी है। एक और क्वेश्चंस बनता है, हमने कहा था ना टॉप 10 लेंगे, तो 8 9 10 अभी 3 पॉइंट मेरे पास और है, 3 जगह। मुगल कालीन, मधुबनी पेंटिंग तो देख लिया आपने, पटना कलम भी देखा, और एक क्वेश्चंस क्या माइंड में था मेरे अभी जस्ट, बौद्ध धर्म से मैं कह रहा था, जिसको आप स्तूप और चैत्य लिख रहा था मैं, स्तूप और चैत्य जो है उस पे क्वेश्चन है। मंदिर निर्माण की जो शैली है ना, भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली है, उन शैलियों पे एक नोट्स बनाना है, मंदिर निर्माण शैली। एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स की बात कर रहे हैं आप, नोट्स मैं प्रोवाइड कराने में असमर्थ हूं, कोई भी नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज मेरी बहुत ज्यादा शेड्यूल बहुत ज्यादा टफ है अभी। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर पाऊंगा, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा, और संभव हुआ तो मैं आपको बताऊंगा ग्रुप में ही। तो मंदिर निर्माण शैली जो द्रविड़ शैली है या फिर नागर शैली है, आपने सुना होगा, साउथ इंडिया का मंदिर देखा होगा, उसका डिजाइन अलग होता है इस तरह का, और जो नॉर्थ इंडिया का मंदिर देखा होगा उसका डिजाइन अलग होता है इस तरह का। तो जो मंदिर निर्माण शैली है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्पल मेकिंग मेथड्स जो भी हैं वो आपको पूछा जा सकता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, काफी है, ठीक है। जैसे बौद्ध से संबंधित आपने कला और चित्रकला देखा या आर्किटेक्चर देखा, सिमिलरली उसी तरीके से आपको बौद्ध के अलावा जैन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित जो भी कला है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि इससे संबंधित कम ही है। जैन धर्म से संबंधित जो भी आर्किटेक्चर है वो लिमिटेड है, फिर भी आप पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो टॉप 10 में अभी 10वां स्थान मैं खाली रखता हूं, कोई एक प्रश्न और मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा जोड़ के, स्टडी करके। तो ये तो था इंडियन कल्चर के 10 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम सबसे पहले वर्क करने वाले हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम ट्राइबल मूवमेंट पे चर्चा आपके साथ करेंगे। चलो आओ हम अब मौर्य कला की ओर चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा मौर्य कला और पाल कला, उसकी ओर ले चलते हैं, और थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको हम जरूर दे देते हैं कि मौर्यान जो कला है या मौर्यान आर्किटेक्चर है उसके संदर्भ में आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से कौन सी होनी चाहिए। कुमार गौरव जी कह रहे हैं साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली है, जी मैं बताऊंगा आपको द्रविड़ शैली और गोथिक शैली और जो भी शैलियां हैं, जो भी मेथड है, मेथड ऑफ द टेम्पल मेकिंग जो इंडिया में है, वो सब हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भी कला में कई टॉपिक्स हैं जो आपको करना है, ठीक है। और थोड़ी सी चर्चा कर लें फॉर्मेट की। नोट्स का तो देख लिया, हम यही टॉप 10 कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि ये भारतीय संस्कृति को हम 5 दिन लेंगे, इसको 4 से 5 दिन लेंगे, मैक्सिमम 5 डेज का ये कोर्स होगा जिसमें हम पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। कुल मिला के 20 दिन लगेगा जिसमें हम जीएस पेपर 1 कर लेंगे, और वैसे ही 15 से 20 दिन होगा जिसमें हम जीएस पेपर 2 कर लेंगे।
तो 2 महीने का समय है मेरे पास, फरवरी मार्च में आपका पेपर है, तो फरवरी और मार्च 60 दिन होता है। 60 दिन में मैं कह रहा हूं कि 40 दिन काफी है मेरे लिए, ठीक है। 20 दिन आपके लिए है जिसमें आप बेहतर चर्चा कर सकते हैं। फॉर्मेट पे आइए, हम फॉर्मेट पे बात कर ले। आंसर का फॉर्मेट जब भी आप बनाएंगे, इन सारे टॉपिक्स की बात करता हूं, तो आप मॉडर्न से जरूर जोड़ेंगे, अभी से, वर्तमान में क्या चल रहा है। यदि बौद्ध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो नालंदा में जो भी हो रहा है उसका जिक्र भी करेंगे। कैसे करेंगे जरा हम उस पर चर्चा करते हैं आपके साथ। फॉर्मेट का क्या रूप होगा, आपके आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या आपके आंसर्स में होना चाहिए, ये मैं आपसे डिस्कस करूं। एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, या मॉडल उत्तर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। पहली बात, मॉडल आंसर लिखते समय आपको क्या करनी है। मॉडल आंसर लिखते समय आपको ये कोशिश करना है कि जो आंसर का डिमांड है ना, प्रश्न का, हर एक प्रश्न की अपनी मांग होती है, प्रश्न की मांग के अनुरूप ही उत्तर लिखना है। प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखना है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम में से कोई भाई बहन क्या करता है, प्रश्न मांग कुछ और रहा है और शुरुआत अब बहुत अंदर से कर देते हैं। मान लीजिए उसने मौर्य कला पूछा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मौर्य वंश की उत्पत्ति उसको समझाने लगे, ठीक है। प्रश्न की मांग के अनुरूप ही उत्तर को प्रारंभ करना है। हाउ टू स्टार्ट योर आंसर। तो यदि हमारा एक क्वेश्चन है कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, ठीक है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन कल्चर कर सकते हैं, मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स, मौर्य कला की विशेषता पूछा है, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर एक समझ विकसित होगी। यदि प्रश्न आता है कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, सपोज एक क्वेश्चन लिया मैंने, अब मौर्य कला की विशेषताओं का तुमको वर्णन करना है, और तुम इसके आंसर को जब स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी जो शैली है, आप सब माफ करना, आपकी जो शैली है उसमें ग्रेजुएशन वाला पुट आ जाता है। तुम ग्रेजुएशन में क्या करते थे, इंट्रोडक्शन बनाते थे, पृष्ठभूमि देते थे, लंबा चौड़ा पृष्ठभूमि। क्या, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, नथिंग, बिल्कुल नहीं, नेवर, ऐसा गलती नहीं करना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, तुमसे यदि पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए, आलोक जी अपने बारे में कुछ बताइए, तो क्या करेंगे आलोक जी, मैं जिस वंश से हूं उस वंश की उत्पत्ति आज से 2000 वर्ष पूर्व हुई या 200 साल वर्ष पूर्व हुई। पहले व्यक्ति जो थे त्रिभुवन प्रसाद सिंह थे, उनका पुत्र हुआ, ऐसे थोड़ी ना करेंगे हम कि परदादा चरदादा के बाद कार्तिक मर्र, कार्तिक सिंह और बाकी दामोदर सिंह दिखाने लगेंगे। यदि उसने मुझे पूछा अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे, आप खुद सोचो कहां से स्टार्ट करोगे, मेरा नाम से स्टार्ट करोगे, या मैं जो हूं अभी क्या हूं, कैसे हूं, कहां से क्या क्या किया हूं, ये बताओगे। जस्ट लाइक दैट, प्रश्न की शुरुआत कैसे करना, हाउ टू स्टार्ट योर आंसर। यदि उसने कहा मौर्य कला की विशेषताओं की चर्चा करें, तो उत्तर की शुरुआत मौर्य कला से ही होगी। आपके उत्तर की शुरुआत में आप मौर्य कला को ही इंट्रोड्यूस करोगे कि मौर्य काल कला की दृष्टि से एक अद्वितीय काल था या अद्भुत काल था। इस काल में मूर्ति कला, चित्रकला और भवन निर्माण कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। ये डायलॉग होगा तुम्हारा, यानी स्टार्ट में ही तुम किसकी बात कर रहे हो, सीधे कला पे आ रहे हो। कम टू द पॉइंट, टू द पॉइंट स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि मौर्य वंश की चर्चा, इतिहास के जो ऑनर्स के छात्र होंगे वो तो शुरू हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करेंगे और अशोका तक आने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना ना, बिल्कुल ना मुन्ना, ऐसा नहीं करना है। मौर्य कला सीधे बताना कि मौर्य कला, मौर्य काल में कला का जो विकास हुआ उसमें कौन कौन सी कला का विकास हुआ। भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इनका विकास हुआ। अब तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए, तुम जिसकी चर्चा कर रहे हो ना, जैसे भवन निर्माण कला की चर्चा कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए मौर्य काल के 4-5 भवनों के नाम। जैसे कुम्हरार में है ना वो लकड़ी का जो इमारत है, मौर्य काल में बना हुआ है, 4-5 भवन निर्माण, भवनों का पता होना चाहिए मौर्य काल में कौन कौन से भवन बने। मौर्य काल में से यदि तुम मूर्ति कला की बात कर रहे हो तो सॉरी, मूर्ति कला की बात कर रहे हो तो यक्षिणी की चर्चा करोगे तो वहां पे यक्षिणी की मूर्ति मिली फलाना, तो उन सब का नाम पता होना चाहिए।
हम जब बात करें किसी चीज की तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, और कला में कला के सभी रूपों का जरूर ज्ञान होना चाहिए कि भवन निर्माण कला है, मूर्ति कला है, संगीत कला है, नृत्य कला है, और भी कोई कला यदि है तो उन सारी कलाओं का आपको जिक्र होना चाहिए, और प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल पहले से माइंड में रख लो। तो जब तुम स्टार्ट करोगे आंसर, उसने पूछा था कला की विशेषता, वो भी मौर्य कला की, तो आपके आंसर में पहले इंट्रो में ही दिख गया कि आखिर मौर्य काल अपने कला के किन किन रूपों के लिए विशेष रूप से चर्चित है। जैसे मौर्य काल भवन निर्माण कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अपनी चित्रकला के लिए भी फेमस है। मौर्य काल में गुफाओं में बहुत जगहों पे पेंटिंग्स भी बनाई गई, तो मौर्यकालीन चित्रकला के लिए भी फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है मौर्य काल? मूर्ति और भवन, याद रखना, मूर्ति और भवन, उसका यही स्पेशलिटी है। मौर्य कला की जो स्पेशलिटी है, वो सबसे मेन स्पेशलिटी है मूर्ति कला और भवन निर्माण कला और गुफा विहार कला, और बहुत सारा चीज बनाया अशोक ने। सम्राट अशोक को याद करो, सम्राट अशोक ने क्या क्या चीजें करी। उसने स्तंभ बनवाए, सिंह स्तंभ बनवाए, कहीं सारनाथ में जो स्तूप है, सारनाथ का जो स्तूपा है, सारनाथ में जो स्तंभ है, सिंह स्तंभ, चाहे वो जो चंपारण एरियाज में वृषभ वाला जो स्तूप है, वृषभ वाला जो स्तंभ है, पिलर है, तो जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस बनाए उसने, और जो केव इंस्क्रिप्शन, केव वॉल इंस्क्रिप्शंस बनाए, तो जो भी अशोका ने करा उन सारे चीजों को ध्यान में रखना। अब तुम आराम से इस मौर्य कला से शुरू करा कि मौर्य काल में आपने स्टार्ट किया कि ये कलाओं का विकास हुआ मौर्य काल में, और उसके बाद तुरंत एक चार्ट बना दो, एक डायग्राम बना दो कि जिसमें तुम मौर्य काल को दिखा दो यहीं पे इंट्रो के जस्ट बाद, ठीक है, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद ही अपनी एक झलक दिखला दो कि तुम किस डायरेक्शन में उसको ले जाने वाले हो, ताकि उसको पता चल जाए कि ये सही डायरेक्शन में जाने वाला बच्चा है। वहीं पे तुम दोनों तरह का बता दो कि जो राजकीय कला या दरबारी कला, मौर्य काल का जो मौर्य दरबार था, कोर्ट यार्ड था, कोर्ट था, ठीक है, मौर्यान कोर्ट जो था, दरबार जो था, उसके द्वारा कौन सी कलाओं का विकास किया गया, और मौर्य काल में जो आम आदमी ने किन कलाओं का विकास किया। तुम मौर्य कला को बांट सकते हो, या राजकीय कला भी लिख सकते हो इसको, राजकीय कला और लोक कला, यानी मौर्य शासकों के द्वारा जो जो चीजें की गई कला के क्षेत्र में, जो भवनें बनाई गई, जो मूर्तियां बनाई गई, वो सब के सब दरबारी कला या कोर्टियर्स आर्ट में आएगा वो सब के सब। और लोक कला में तुम क्या डिसाइड कर लिख सकते हो, लोक कला में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पब्लिक ने उस टाइम पे किन किन चीजों का निर्माण किया। जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति किसी सम्राट ने नहीं बनवाया, यदि अशोका ने यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनवाई होती तो अशोका का आदत था क्या, अपना नाम मेंशन करता वहां, देवाराम प्रिय अशोक, फलनी के याद में और चिलनी के याद में, ढिकनी के याद में ये मूर्ति बनवा रहे हैं। नहीं होता, मुखिया जी सड़क बनाते हैं तो सड़क जैसा भी बने, लेकिन मुखिया जी वहां पे एक लगाते हैं बोर्ड कि मुखिया जी ने ये अमुक सड़क का उद्घाटन किया फलाना मंडल से चिलाना मंडल के घर तक, तो वो एकदम वहां ग्रेनाइट लगा होता है। सड़क में सीमेंट कैसा भी घटिया हो, लेकिन उसके उद्घाटन में जरूर ग्रेनाइट पत्थर पे खुदा होता है। तो सेम वही बात मैं कह रहा हूं कि आपको यदि मौर्य काल में बनी होती यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, बड़ी फेमस है मौर्य काल मूर्ति कला के लिए जो फेमस है, उसमें यक्षिणी की मूर्ति और यक्ष की मूर्ति और दो पुरुषों की मूर्ति, और भी कई मूर्तियां मिली हैं, बुद्ध की मूर्ति, ये सब मूर्तियां काफी फेमस हैं और उसको संग्रहालय में रखा गया है, तो वो लोक कला में काउंट होगा। और दरबारी कला में क्या क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बनवाया वो सब एक में आ जाएगा, अशोक ने जो बनवाया वो एक में आ जाएगा, और एक और शासक था जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, उसका नाम था दशरथ। दशरथ ने भी कई एक गुफाओं का निर्माण करवाया और उसमें उसमें चित्रकारी पेंटिंग्स भी करवाई। तो ये यदि तुम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे देते हो तो क्या मैसेज जाएगा एग्जाम में, तो खुद ही सोचो ना क्या मैसेज जाएगा। आपको क्लियर मिल जाएगा कि आपने इंट्रो में सिर्फ मौर्य कला की बात की, कुछ बकवास नहीं किया, सीधी बात, नो बकवास, आंसर ऐसा ही होना चाहिए। आंसर में जैसे ही एग्जामिनर को ये लग जाएगा ना कि घुमा रहा है, गया तुम्हारा, माइनस में जाओगा, नंबर काट लेगा वो। घुमाना नहीं है उसको, टू द पॉइंट लिखना है। उसने पूछा था मौर्य कला की विशेषता, तो हम पूरे आंसर में मौर्य कला से बाहर नहीं चलेंगे, यानी कि मौर्य प्रशासन और मौर्य वंशावली में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, मौर्य कला पे ही रहेंगे। पहले पैराग्राफ में बता दिया कि मौर्य काल में किन किन कलाओं का अनुपम अद्भुत विकास हुआ, अल्टीमेट डेवलपमेंट किन किन आर्ट फॉर्म का हुआ, और विद एग्जाम्पल भी दे देंगे कि इसमें जो भवन निर्माण कला की हम बात कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलता है। और फिर एक पॉइंट जरूर डालेंगे, हाल में यदि कहीं कोई मूर्ति मिली है, पता करेंगे, हाल में एक गूगल कर लेंगे कि हाल में बिहार से रिलेटेड कोई मूर्ति या कुछ कहाँ मिला है, मिल जाएगा आपको गूगल पे।
कि नालंदा में मिला है या कहाँ मिला है। आप करंट अफेयर्स जब पीछे पढ़ रहे थे तो आपको पता चला था पाषाण काल का रोहतास साइड कुछ मिला है, तो वैसे ही मौर्य काल का कुछ मिला है क्या, तो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो भी इंट्रो में ही दे देंगे, पहले इंट्रो 2 लाइन लिखे कि मौर्य काल में इन इन कलाओं का विकास हुआ, उसके बाद भी लिखेंगे कि हाल ही में मौर्य काल से संबंधित ये चीजें यहां से मिली थी। ये हाल का मतलब पिछले 10 वर्ष में कभी भी मिला हो तो उस जगह का जिक्र कर दो, और उसके नीचे बताओ कि मौर्य कालीन कला को निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से, तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। एक फ्लो चार्ट बना दो कि मौर्य काल को हम 2 भाग में बांट लिए, कौन कौन, एक दरबारी कला बांट लिए, एक तरफ हो गया दरबारी कला और दूसरे तरफ हो गया लोक कला। दरबारी कला में जो शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन कौन सी चीजें बनी, अशोक के काल में कौन कौन सी चीजें बनी, दशरथ के काल में कौन कौन सी चीजें बनी, यही 3 थे जिन्होंने कला को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इसके अलावा यदि कोई शासक आपने पढ़ा, मान लो के दत्ता को पढ़ा, उसमें हो सकता है कुछ नया मिले आपको, या फिर आपने कोई और बुक पढ़ा, झांस निमाली या रामशरण शर्मा पढ़ा, उसमें मौर्य से रिलेटेड या एनसीईआरटी में कुछ नया आपने ढूंढ लिया, ऐड करो ना, ऐड कर लो उसमें। यदि आप जो भी अशोक से रिलेटेड जो पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको कुछ अच्छा आता है वो ऐड कर दो, तो ये सब किंग वाले साइड में आ जाएगा, उसको जिक्र कर दो वो टेबल में ही। और लोक कला में तो बस यक्ष यक्षिणी की मूर्ति ही है, इसके अलावा कुछ एड ऑन कर सकते हो यदि आपको कुछ मिलता है तो। जैसे ही चार्ट कंप्लीट होता है ना, चार्ट के बाद आप क्या कर दो, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं लिखते हैं, पॉइंट बनाते जाओ, एक एक विशेषता स्पेशलिटी जो भी आता है पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाओ। एंड में आप क्या बता दो, एंड कैसे करना है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ बता दो कि मौर्य काल जो है कला की दृष्टि से अद्भुत अनुपम काल था, और उस काल की जो भी उस काल का जो भी रूप देखने को मिलता है, जो भी अवशेष देखने को मिलता है, उससे उसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। और वर्तमान काल से जोड़ना है कि वर्तमान काल में भी उन कलाओं का एक व्यापक प्रभाव पड़ रहा है जनजीवन पर, और हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, जो हम लोग हैं हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, कला के क्षेत्र में वो कितने अद्भुत और अनुपम थे। उससे प्रेरणा पाके वर्तमान कला के रूप को भी और विकसित किया जा सकता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 2 लाइन लास्ट में हम इंक्लूड करते हैं। क्या देखा आपने आंसर में? आपने आंसर में देखा कि हम आंसर की स्टार्टिंग टू द पॉइंट चीजों से करेंगे। जैसा क्वेश्चन मांगा था, मौर्य कला की बात करी थी, तो हमने मौर्य काल में जिन जिन कलाओं का विकास हुआ उसी से शुरुआत की। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक फ्लो चार्ट बना लिया कि मौर्य कला को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में तो 2, 3 भाग में तो 3, जैसा मेरा ब्रेन कहता है, जो मेरा कंटेंट कहता है उसके अकॉर्डिंग हमने एक फ्लो चार्ट दे दिया। इस फ्लो चार्ट से मैसेज गया कि आगे हम इन्हीं फ्लो चार्ट के बेस पे आगे पॉइंट्स बनाने वाले हैं। उसके बाद हम बॉडी बना रहे हैं आंसर का। आंसर की बॉडी बनाते समय हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो एक एक करके विशेषता लिखते गए। देखो, कला की जब विशेषता बताते हो तुमको पहले ही पता है कि मौर्य काल में कौन कौन सी कला विकसित हुई। भवन निर्माण कला है, मूर्ति कला है, मंदिर निर्माण कला है। तो जो भी चीजें विकसित हुई तो उनमें देखना है कि कौन कौन सी शैली होती है। जैसे भवन निर्माण, कई शैलियां हैं भवन निर्माण की, उनमें से कौन सी शैली ज्यादा देखने को मिलती है मौर्य काल में। तो आज तो ये इंट्रो एक तरीके का डे 1 क्लास है, जिसमें हमने आपको 10 टॉपिक दिए जो हम 4 दिन में फिनिश करने वाले हैं। क्लास 8 से 8:30 के बीच में जरूर स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम रहा तो हो सकता है लेट हो जाए, बट रेगुलर क्लास आपकी कल से चालू हो जाएगी। और यदि आप बाद में भी देख रहे हैं इस क्लास को, तो आप इसको अमल कीजिएगा। मैंने आज आपको मौर्य कला की विशेषता एक एग्जाम्पल के रूप में लिया, कल हम आपको डिटेल में मौर्य कला पढ़ाने वाले हैं। कल की क्लास 3 चीजों पे फोकस करेगी, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम। ये 3 कलाओं को हम ज्यादा डिटेल करेंगे। आपके पास जो उपलब्ध नोट्स है वो तो आप पढ़ के रखिए, जो मेरे पास जानकारी है वो हम शेयर करेंगे। फिर आपको हम 5 क्वेश्चंस देंगे उसके बेसिस पे, या 6 क्वेश्चन देंगे, 6 का आंसर लिख के आप हमें सेंड कर देंगे। ठीक है, ये थी आज की क्लास जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और कल की क्लास जो होगी 8 से 8:30 के बीच स्टार्ट होगी। और